आज क्या ये बिटर पिल दे पाएगा अपने लोगों को कि नहीं यार, हम हनूत से तो लड़ ही नहीं सकते थे, यहूद से भी नहीं लड़ सकते, इन्होंने भी दोनों हमें बचाने के लिए तैयार खड़े। हम जो अजीम कौम है अब्दाली की और गाजी की और गजनी की, ये घुटने टेक गई है यहूद के सामने भी और हनूत के सामने भी। भाई ये तो यहूद से, अरे हनूद से तो ये बहुत बड़ा, और यहूद और हनूद ने मिलकर इनको 1971 में हराया। जनरल जेएफआर जैकब तो यहूदी थे, हाँ, राइट। तो साइन तो यहूदी ने करवाया था उनसे, किसी हिंदू ने तो करवाया नहीं। नमस्कार। अब आया पाकिस्तान का असली चेहरा सामने। पाकिस्तान 70 साल से इसराइल को रिकॉग्निशन नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि वो फिलिस्तीन के खिलाफ था, और वो ये बोलता था कि फिलिस्तीन को, मतलब बहुत साल से फिलिस्तीन को राइट्स नहीं दिए थे, फिलिस्तीन को अपने एरिया नहीं दिया था, फिलिस्तीन के एरिया में काबिज था, और पाकिस्तान इस चीज को मानता था कि इसराइल जो है वो एग्रेसर है। लेकिन अब उसी इसराइल के प्रेशर में, या जिसके भी प्रेशर में बोलिए, पाकिस्तान ने एक सर्कुलर निकाला। ये सर्कुलर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सर्कुलर में ये लिखा है कि कोई भी डोनेशंस फिलिस्तीन की एम्बेसी को नहीं दिए जा सकते, एम्बेसी ऑफ फिलिस्तीन या स्टेट ऑफ फिलिस्तीन को नहीं दिए जा सकते, ये एक्सेप्ट ना किए जाए। ये पाकिस्तान के सर्कुलर में पाकिस्तान ने अपने बैंक्स को दिया है, सारी ब्रांचेस को दिया है, सारे बैंक्स को दिया है। क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है। ये है कि आप उनको खाना दे सकते हैं, आप उनको कपड़े दे सकते हैं, कोई भी चीज, दवाई दे सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं देंगे, ताकि वो बॉम्ब ना खरीद ले, वो मिसाइल ना खरीद ले, या वाटर पंप के पाइप ना खरीद ले जिससे मिसाइल बनाते हैं। ये सारी चीज, ये किसके प्रेशर में किया गया? उसी यहूद और हनूद जिसको ये दुश्मन मानते थे आज तक। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूं कि भैया यहूदी ऐसे होते हैं या हिंदू ऐसे होते हैं, नो। बट देन जिसको आज तक पाकिस्तान दुश्मन मान रहा था, उन्हीं के प्रेशर में आकर के ये बन किया। पाकिस्तान अगर इतना अगेंस्ट था यहूद और हनूद के, या इसराइल के इतना अगेंस्ट था कि अपने पासपोर्ट पे लिखता है कि नहीं, हम जाने नहीं देंगे किसी पाकिस्तानी को इसराइल, तो ये सर्कुलर का मतलब क्या है? क्यों अपना स्टैंड चेंज किया? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जो हरकत की थी हमास ने, ये एक आतंकवादी हरकत थी, और इसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है, इसी प्रेशर में आया है क्या? देखिए फखर भाई, ये, अरे सॉरी, रोहित रोहित भाई, ये जो बात आपने कही है ना, बिल्कुल सही कही है। और इसमें सिर्फ यहूद और हनूद ही नहीं, इसमें अरब भी शामिल है। अरब भी नहीं चाहते कि जो फिलिस्तीन कर रहा है या जो हमास कर रहा है उसको किसी भी तरीके का इम्पेटस दिया जाए। खबरें तो यहाँ तक भी चल रही हैं कि यूएई से हथियार भेजे गए हैं फिलिस्तीन इजराइल की मदद के लिए। फिलिस्तीनियों के लिए कोई नहीं आ रहा है सामने। हमास लोग ये इजराइल की ये बात की तो निंदा कर रहे हैं, और इस बात के लिए इजराइल की निंदा देखिए मैं भी करूंगा कि अगर आपके 1,500 मारे तो आपने डिस्प्रपोर्शनेट मार दिया। अब उसका ये एक अलग है कि वो एक लीगल बहस हो जाएगी कि प्रोपोर्शनलिटी का कैसे आप क्वांटिफाई करेंगे, क्योंकि थ्रेट तो उनको हमास से है ही है। एनीवेज, लेकिन ये कि अब आपने 10,500, मैंने कल पढ़ा था 10,500 कैजुअलिटी हो चुकी है दादा। एंड इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। ये बड़े बड़े वॉर में नहीं होता है। परहैप्स इस वॉर की विभित्सका जो है दादा, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए तो कोई नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है मदद के लिए वो जबानी जमा खर्च कर रहा है, इंक्लूडिंग अरब्स। और जहां तक मैंने सोशल मीडिया की रिपोर्ट पढ़ी, बिकॉज मेरे पास और कोई क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है नहीं, लेकिन मैंने ये बातें भी पढ़ी हैं कि इवन यूएई जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है कि आप ये हथियार दीजिए। हालांकि वो सारी की सारी अपनी उन्होंने जो कंडेमनेशन है वो इजराइल के लिए की है। तो और ये भी देखिए, ये इतना आसान नहीं है ये। अगर इसमें ईरान इन्वॉल्व होता है, हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होता है, अरब वर्ल्ड का ईरान के साथ क्या रिलेशन है, अगर वो ये लड़ाई जो है वो अगर फर्दर बढ़ती है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट अरब और क्या ईरान एक साथ मिलकर के वेस्ट के साथ लड़ने को तैयार है। बिकॉज इसराइल इसलिए नहीं वहां पे टिका हुआ है कि वो सिर्फ इसराइल है, हालांकि उन्होंने उसको भी दिखाया है, मगर वेस्ट का पूरा सपोर्ट आज की डेट में इसराइल है, और वेस्ट कैन नॉट लेट गो इसराइल। तो और इवन अरब वर्ल्ड भी बहुत फैक्शनलाइज है। अरब वर्ल्ड ये तो मानता है कि ये अशकंजाई जूस हैं और ये बाहर यूरोपियंस आकर के यहाँ बस गए हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर ये जो लूज
पावर हैं जो इस्लाम का नाम यूज करके अगर सत्ता में आ गई तो ये सारी सल्तनतें गिरेंगी, क्योंकि सिवाय ईरान के बाकी सारी देखिए वो रॉयल्टीज हैं पूरे अरब वर्ल्ड में, सिवाय ईरान के। ईरान में रॉयल्टी नहीं है, तो ईरान इलेक्शन के थ्रू जो है वो इस्लामिक रूल को लगाते हैं, वॉट एवर उनका जो अमीर चुनने का जो भी तरीका है या आयतुल्ला चुनने का जो भी तरीका है। सो ईरान इज द ओनली कंट्री विच हैज सम सॉर्ट ऑफ इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन को डेमोक्रेसी कहना चाहते हैं तो। इसलिए अरब वर्ल्ड फैक्शनलाइज है, वो नहीं चाहता कि ये वॉर जो है किसी भी तरीके से हमास इजराइल के अलावा इस वॉर को हिजबुल्लाह ज्वाइन करे या और लोग ज्वाइन करे और उसमें फिर उनको एक साइड पिक करना पड़े। तो वो सारी की सारी जमा खर्च जबानी तो वो कर रहे हैं पैलेस्टाइन के लिए, बट अंदर ही अंदर इजराइल को भी सहायता जारी है। अच्छा, दूसरी चीज की, जब हम लोग लॉ स्टूडेंट थे तो हमने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में ये हमेशा एक दिक्कत होती है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में अगर आप कैश भेजते हो तो वो कैश अगर टेररिस्ट के हाथ पड़ गया तो आप क्या करोगे? तो इट्स अ टफ वॉक ऑल द टाइम। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आपको हेल्प तो करनी है उन लोगों की जो कि वुंडेड हैं, सिक हैं या किसी भी तरीके के और ह्यूमन कैटास्ट्रॉफ को फेस कर रहे हैं। तो उस वजह से दुनिया भर में ये था कि अगर आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हेल्प कर रहे हैं तो उसमें कैश कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको जो है काइंड में ही सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से ये जो आया है पाकिस्तान की नोटिफिकेशन कि चंदा मत कीजिए, कैश मत कीजिए, वरना इनको एफएटीएफ में टांग देंगे वो। तो अगर वो एफएटीएफ में गए तो पाकिस्तान सर्वाइवल के मोड में नहीं आ पाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी इस किसी भी तरीके से इस पोजीशन में नहीं है कि वो फाइनेंशियल किसी भी तरीके के ब्लॉकेज का शिकार हो। सो दिस इज व्हाट इट इज। दादा, ये चीज मैंने आपकी मानी कि ठीक है एफएटीएफ में जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान का अपना स्टैंड भी तो कुछ है। पाकिस्तान का अपना स्टैंड ये है कि इजराइल इतने सालों से परसिक्यूशन कर रहा है फिलिस्तीनियों का, तो वो स्टैंड को बता तो सकता है कि परसिक्यूशन तो इजराइल कर रहा है। देखिए, मैं तो विक्टिम के साथ खड़ा हूं। मैं आपसे सहमत हूं भी और नहीं भी। पाकिस्तान का जो पब्लिक स्टैंड होता है वो उनका अपना स्टैंड कभी नहीं होता है। तो अगर वो पब्लिक को ये बता रहे हैं कि हम इजराइल के साथ दोस्ती नहीं कर रहे, तो ये आप मान के चलिए अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। Pakistanis are very good at surprising their own people. Pakistan is a state which never speaks truth. ठीक है ना? तो अगर पाकिस्तान जो बोल रहा है वो सामने आ रहा है कंजम्पशन के लिए, समझ लीजिए वो उसका उल्टा रहा है। तो वो इजराइल को गालियां जरूर दे रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनको ये पता चल चुका है कि इजराइल को उनको आज नहीं तो कल ये जो वॉर होगा, आज नहीं तो कल उनको इजराइल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। इवन अरब वर्ल्ड का भी प्रेशर आएगा उनके ऊपर। ठीक है, 1-1.5 महीना जो है, क्योंकि उन्होंने हसर तो देख लिया ना, हमास का हश्र तो देख लिया उन्होंने, और क्या हुआ, कोई भी वॉर में नहीं आया। जैसे रूस को खुला लाइसेंस मिला जाकर के पैलेस्टाइन में, अरे यूक्रेन में जो करने का मन था वही खुला लाइसेंस इनको भी मिल गया है। इजराइल को गाजा में चले गए, कल गाजा को उन्होंने 2 भाग में काट दिया है। एक भाग कंप्लीट अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, एक भाग जो है वो नॉन कंट्रोल में है, या उसमें जो भी उनके रिफ्यूजीज को वो ले जाना चाहते हैं वो ले रहे हैं। ना तो जॉर्डन ने खोला अपना वो बॉर्डर, ना तो इजिप्ट ने अपना बॉर्डर खोला, किसी ने अपना बॉर्डर नहीं खोला, इन्होंने तो छोड़ दिया। तो जो यूरोप ने यूक्रेन के साथ किया वही अरब वर्ल्ड ने पैलेस्टाइन के साथ किया। यूक्रेन में घुसा रशिया तो काहे नहीं लड़ गए सारे के सारे यूरोपियन, और सारे यूरोपियंस ने इनको यही कहा, सारे यूरोपियंस ने अरब वर्ल्ड को ये समझा दिया है कि पैलेस्टीनियंस की लड़ाई है, पैलेस्टीनियंस को लड़ने दीजिए। और ये बात अरब को समझ में आ गई है कि पैलेस्टीनियंस की लड़ाई पैलेस्टीनियन ही लड़ेंगे, और ईरान को कुछ इधर उधर अगर 3-4 स्टेटमेंट देने हैं तो देने दीजिए, वरना तो अटैक तो इन्होंने इजराइल पे उस पे भी किया, सीरिया पे किया, लेबनान पे किया, जॉर्डन पे किया, हिजबुल्लाह के उस पे जो ठिकाने थे, क्या कर लिया, किसने अटैक किया रिटेलिएशन में? तुम बोल तो बड़ी बड़ी बातें रहे हो, आ जाओ ना, अटैक कर दो, ओपन वॉर करो। अब कैसे आओगे? इराक के रास्ते आओगे? हाउ वुड यू कम एंड इंटर इजराइल? ईरान कहां से आ जाएगा? ईरान जो भी करेगा वो जॉर्डन में या लेबनान के जो उसके लूज हत्यारे हैं या लूज जो ये मुजाहिदीन है या जिहादी है उन्हीं के हाथ कर सकता है। तो ईरान के पास तो कोई पावर है नहीं। तो वो जो भी होना था, वो तो जो भी वो इजराइल में डिस्टर्बेंस कर सकते थे वो तभी कर सकते थे जब गाजा फुल कंट्रोल ऑफ पैलेस्टाइन में होता। तो गाजा अगर फुल पैलेस्टाइन कंट्रोल में है तो भाई जो आपको याद होगा जनरल कासिम सुलेमानी को मारा ही क्यों गया था? जनरल कासिम सुलेमानी को, जो कि ईरान के नंबर 1 आर्मी ऑफिसर थे भाई। जनरल कासिम सुलेमानी थे, वो वही थे जो आज की डेट में पांडे जी हैं हमारे लिए।
जिंदल साहब हैं तो पांडे जी जिन्होंने कि टाइनी ढिल्लों साहब को सक्सेस किया है, उनका वही रैंक है, वही रुतबा था। क्या कर लिया ईरान ने? कुछ नहीं किया। तो ये बात जान जाइए कि पाकिस्तान को धीरे धीरे ये बात कह दी गई है पूरी दुनिया की तरफ से कि आप आने वाले कुछ समय में इजराइल के साथ संबंध नॉर्मल कर रहे हैं, जो होना है वो देख लीजिए। 10,500 लोग मर गए और किसी ने चूं तक नहीं किया। अंत में होगा ये कि पैलेस्टाइन अपनी लड़ाई अकेले लड़ेगा, कोई एक कंट्री नहीं जाएगा। राइट। अच्छा, एक चीज और मैं जो बोल रहा था वो ये कि पाकिस्तान 70 साल से अपने लोगों को बताता आया कि ये यहूद और हनूद जो है हमारे दुश्मन है। क्या 70 साल बाद ये कड़वा सच समझ में आ गया कि हम ना हनूद से लड़ सकते ना यहूद से लड़ सकते? नहीं, पाकिस्तान कब किससे लड़ा है भाई? पाकिस्तान कब इंडिया लड़ा से है? तो हारा था, इंडिया से पाकिस्तान वॉर कभी हारा था इंडिया और से लड़ा यहूद ही से अब नहीं हारा भाई। है। पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं लड़ा। वो हमेशा से उन्होंने वो गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज की है। डायरेक्ट कब आए? कश्मीर में कबायली भेजे, हालांकि उनके सैनिक थे, लेकिन ये लड़ने की औकात नहीं थी कि हम 1-to-1 में लड़ ले। कबायली के फॉर्म 70 में आए। 70 में 47 से शुरू करते हैं ना, 47 से शुरू कर लेते हैं। हम्म। 5 बार जो इन्होंने नहीं, अटैक किया वो डॉक्टर डायरेक्ट जी। साहब मेरा क्वेश्चन ये था कि इस यहूद और हनूद हमारे दुश्मन हैं, ठीक है? ये हमने 70 साल से अपने लोगों को समझाया, पाकिस्तान ने अपने लोगों को समझाया। आज क्या ये बिटर पिल दे पाएगा अपने लोगों को कि नहीं यार, हम हनूद से तो लड़ ही नहीं सकते थे, यहूद से भी नहीं लड़ सकते, इन्होंने भी दोनों हमें बचाने के लिए तैयार खड़े। हम जो अजीम कौम है अब्दाली की और गाजी की और गजनी की, ये घुटने टेक गई है यहूद के सामने भी और हनूद के सामने भी। भाई ये तो यहूद से, अरे हनूद से तो ये बहुत बड़ा, और यहूद और हनूद ने मिलकर इनको 1971 में हराया। जनरल JFR जैकब तो यहूदी थे। हाँ, राइट। तो साइन तो यहूदी ने करवाया था उनसे, किसी हिंदू ने तो करवाया नहीं। इनको ये समझना पड़ेगा कि पिक्चर बन रही है सैम मानेकशॉ, जो आदमी पारसी था वो हमारा हीरो है। सैम मानेकशॉ से किसी ने कहा कि जाकर के तुम मंदिर में गोकर, पारसी जो है हिंदुओं से अपनी शादी नहीं करते लड़कियों की, कहते तुम पारसी नहीं हो तो फिर तुम्हारे बच्चे पारसी नहीं होंगे। अपने मंदिर के आसपास हिंदुओं को जाने नहीं देते। किसी ने कभी पारसी के अगेंस्ट में कुछ बोला है? आप उनके पारसी के फायर टेम्पल में अगर हिंदू है आप नहीं जा सकते, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और जनरल अरोड़ा सिख थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इनको यहूदियों ने, इनको हिंदुओं से इनका पाला ही नहीं पड़ने दिया। इनको पारसी ने हराया, इनको सिख ने हराया, इनको यहूदी ने हराया। ये गाली, और इनको ये समझ नहीं आ रहा कि हिंदू कौन है। हिंदू सब है। हिंदू की जो है वो ये नहीं कहता कुछ मानना है तुम्हें। जो इस भारत की मिट्टी को कहता है ये मेरी मिट्टी, वो हिंदू है। यही बात समझा समझा के हम समझ गए। हिंदू इतना सर्वव्यापी है कि तुम जब कन्वर्ट करते हो, कैसे कन्वर्ट करते हो कि भैया कलमा पढ़ लो। हमारे यहाँ नहीं, तुम कलमा पढ़ के भी इस मिट्टी को कोई ये मिट्टी मेरी है, बात खत्म, आप हिंदू हो गए, आप हिंदू मुसलमान हो। अरब मुसलमान होता है तो हिंदू मुसलमान भी तो होगा ना यार। अरब मुसलमान होता है, तुर्की मुसलमान होता है, तो हिंदू मुसलमान है। जो इस मिट्टी को चूम लिया वो हिंदू है। ठीक है ना? हिंदू होने के लिए क्या, हिंदू होने के लिए हमें मना किया गया दादा कि प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानना है? हमें तो नहीं मना किया गया। अल्लाह को मानने से मना किया गया है? हमें तो नहीं मना किया गया। हमने तो मानते हैं हम लोग, तो मानो भाई, जहां इतने एक और सही। हमें तो तुम्हें मना किया गया ना। तो हिंदू तो सब है। ये तुम्हारी समझ के बाहर है इस थ्योरी को। जो हिंदुइज्म की और हिंदुत्व की थ्योरी है वो समझना आपके बस के बाहर की बात है। ये कॉन्शियस, ये थ्योरी, फिलोसफीज बड़ा अच्छा मैं देख रहा था एक यूट्यूब पे। एक कोई वो थे, एक अंग्रेज थे जो इस्कॉन के थे। उनसे कोई अली दावा करके है, कोई कन्वर्ट करने वाला बंदा, मतलब तबलीग करने वाला बंदा, वो मिल गया और उसने उनके साथ डिबेट करा। उसका बड़ा अच्छा एक जो अंग्रेज था उसने ना एक श्लोक बोला, और श्लोक बोल के उसको बोलता है वो अली दावा को, गुड लक फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब वो बोला कि ये जो डेप्थ है वो तुम्हारे बस के बाहर की बात है, तुम नहीं समझ सकते। हिंदुत्व की फिलॉसफी समझना नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। ये एक एलीट लोगों का क्लब है, जो एलिटिस्ट होते हैं ब्रेन में, ब्राह्मण कॉन्शियसनेस को कहते हैं। तो इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकलिटी में हिंदू कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करता। हिंदू मतलब वैदिक आइडियोलॉजी से में विश्वास करने वाले लोग या वैदिक आइडियोलॉजी में न विश्वास करने वाले लोग, दोनों ही वेद को ही, जो वेद इसकी भी कहता है, वेद मानने और न मानने का तो नाम नहीं है। वेद तो डिस्क्राइब करता है, आप कोई भी हो, आप योग करेंगे आपको लाभ होगा ही, आप आयुर्वेद लेंगे आपको लाभ होगा ही होगा। इसको लोग समझ नहीं पाते क्योंकि ये बार बार हिंदुत्व को अपने प्रिज्म से देखते हैं।
अरे भाई, अच्छा, इस्लामिक एक चीज राष्ट्र में हिंदू और मुसलमान में अंतर है, हिंदू राष्ट्र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी किसी में अंतर नहीं। अब ये राइट, लास्ट बार कह के रोक रहा हूँ कि हिंदू तो जो हिंदू है वो फिल्म बना रहे हैं सैम बहादुर, और सैम मैं बहादुर, राइट। पारसी। और मैं मान बनाई लो, किसने? मेघना गुलजार ने, मेघना हाँ, गुलजार ने बनाई। उसको और देखा जाएगा। इंडिया के लोग रतन टाटा को अपना गुरु मानते हैं। रतन टाटा जिस धर्म को मानने वाले हैं, उस धर्म के टेम्पल में हिंदू जा नहीं सकते। जा नहीं सकते, सही बात है, रतन टाटा सही हमारे हीरो है। टाटा भाई बात है। माइनॉरिटी, सुपर माइनॉरिटी है। जरा बिजनेस देख लीजिए भारत की 1/3 इकोनॉमी पे, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे शपूर जी, पालोन जी हो, वो उनका कब्जा है, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं की। गोदरेज और भी, गोदरेज हाँ, या और बहुत है, बहुत है। वो वो आदमी पूरा का है, बस पूरा बात खत्म। रोनिक स्क्रू वाला। हाँ, हाँ, हाँ। अरे भाई बड़ा अच्छा हाँ, बोल रहे हैं वो, सैम बहादुर की पिक्चर में बोला था बड़ा अच्छा कि भाई मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, बीवी बंबई की रहने वाली है, मैं जलंधर में पैदा हुआ, इट इज एज मच एज इंडिया एज इट गेट्स। इंडिया की फिलोसफी समझना दादा सबके बस की बात नहीं है। ये सही बात। सर्वग्राही, सर्वव्यापी, सर्वसम्मत है। अरे ये सारे प्रॉफिट्स, गॉड, एक गॉड, कई गॉड, नो गॉड, सबको समाहित करने वाला है भाई। क्या अब आप देखते हैं कि अरब वर्ल्ड पूरा का पूरा इसराइल को रिकॉग्नाइज कर देगा, इसके बाद साथ में क्या पाकिस्तान विल बी फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज इसराइल? बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, इजराइल को रिकॉग्नाइज तो कर दिया था जब उन्होंने वो साइन कर लिया, इजराइल में इंडिया और यूरोपियन कॉरिडोर। हम्म, बीआरआई का वो था ना, बीआरआई का काउंटर प्रोडक्ट था ना वो तो हम्म, रिकॉग्नाइज हो गया था। रिकॉग्नाइज हम्म, करने के क्या तरीके हैं कि क्या भल्ला करो, हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया। दूसरा है कि आप कह रहे हो रोड गुजरेगी। जैसे हमने बीआरआई पे क्या एक्सेप्शन लिया, हमने बीआरआई पे कहा कि हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो सीपेक कॉरिडोर है उसको हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड से जाता है। तो अगर सऊदी अरेबिया इजराइल को नहीं मानता था तो कह देता क्योंकि हम इजराइल को एज ए सॉवरेनिटी मानते ही नहीं है, देश मानते ही नहीं है, तो ये रोड उनका कैसे जाएगा, ये तो पैलेस्टीनियन का लैंड है, तो अरब लैंड है, हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कर दिया। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत जो करनी थी वो हो गई सामने, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये रोड बनेगा। और ये बात अरब ने भी कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन है ताकि वो रोड ना बने, लेकिन वो रोड बन के रहेगा। यस। तो पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है, क्लियर एंड जिसे कह लीजिए अनएम्बिगुअस, माइंड योर क्या बिजनेस। पाकिस्तान के लिए क्या पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत टफ होगा ये बात हजम करना कि जो यहूद और हनूद हमारे दुश्मन थे, अब उनसे बेटर रिलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे, ये हमारे भाई। कोई टफ नहीं होगा, कोई टफ नहीं हम्म, होगा, बिकॉज ये जनता जानती है कि जो भी इनको इनको इस तरह की आदत है, हर चीज। ये हम्म, बेचारे, बांग्लादेश टूट गया, क्या क्या टफ लगा बेचारों को। हम आज तक, हम और आप 1947 में पाकिस्तान टूटा, हमारा आज भी छाती जलता है, ठीक है ना, कि हमारा देश का हिस्सा, हमारी भूमि चली गई। हम आज भी हम्म, तक्षशिला को देख के रोते हैं, हम आज भी हम्म, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा को देख के दुख होता है, हम आज भी उनको अपना भाई कहते हैं, और हमें लोग इसके लिए गालियां देते हैं कि वो नहीं रहे अब अपने। लेकिन आज भी लोग कहते हैं तुम हमारे ही हिस्सा हो, आज भी कहते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी क्या कहता था बांग्लादेश के टूटने में कि जान छूटी, ये उनका स्टेटमेंट था, जान छूटी। तो बहुत अंतर है। ये कम्युनिटी बहुत, दे आर लाउड माउथ, दे आर, जैसे कहते हैं ना, ऑल गैस नो सब्सटेंस। बोलने को आप बुलवा दीजिए इनसे, बोलेंगे ये ऐसा, वो भाई, अरे आप वो देख लीजिए, बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री है, सरेंडर के 2 दिन पहले कह रहे थे ओवर माई डेड बॉडी। जब एक ब्रिटिश कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि क्या हो सकता है, आप सरेंडर करेंगे, लड़ेंगे, आप आउटफ्लैंक्ड हो रहे हैं, बोले ओवर माई डेड बॉडी। ये तो हर चीज ओवर माई डेड बॉडी, लेकिन यूं सरेंडर कर देते हैं। तो ये लेकिन दे आर वेरी यूज। जब तक आप इनको रोकने को, बोलने को नहीं रोकेगा, ये ऐसी ऐसी कड़वी बातें बोलते हैं क्योंकि इनको दुनिया की सेंसिटिविटी का एहसास नहीं है। वो लेकिन ये टफ नहीं है। इसमें जनरल नियाजी की गलती भी नहीं थी, मैं नहीं मानूंगा। द रीजन बीइंग, जनरल नियाजी को बार बार प्रॉमिस किया जा रहा था कि नेफा बॉर्डर खुल जाएगा। नेफा मतलब अरुणाचल प्रदेश, उस समय नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे उसको, नेफा। नेफा बॉर्डर खुल जाएगा। और वो क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज नहीं, है कि पॉइंट हम वो नहीं है उसी। दादा, वो तो मुझे भी पता है, इनको वो वादा किया गया था अमेरिकन। मेरा पॉइंट वो नहीं है। आप कहते ओवर माई डेड बॉडी, तो ओवर योर डेड बॉडी।
वो सरेंडर से उसमें अच्छा भी तो ओवर माय डेड बॉडी होता ना। आपसे क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा गया था कि भाई वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपसे पूछा गया कि अब आप आउटफ्लैंक्ड हो चुके हो, आप क्या लड़ोगे? उन्होंने कहा नहीं, सरेंडर करोगे? उन्होंने कहा नहीं, मर मर जाते। नहीं, वो मात्र बोल उसमें भी, उसमें मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एक जनरल सुसाइड कर लेगा पर सरेंडर नहीं करेगा। उसको अपने 90,000 लोगों की चिंता थी, इसलिए उन्होंने जनरल नियाजी ने सरेंडर नहीं किया था। ये बात बोली जाती है कि जनरल जियाजी, ये उनकी भी बात है, उनके अपने हमूदुर रहमान कमीशन जो था, उसने भी बोला कि बड़ा ही बहादुर ऑफिसर था। और सरेंडर के टाइम पे उन्होंने ये बोला, उनके मुंह से वर्ड्स थे कि पिंडी में बैठे हुए हरामजादों ने मरवा दिया। एग्जैक्टली, ये थोड़ी अनपार्लियामेंट्री वर्ड जरूर, मैं लेकिन मैं ये मैं ये सेंटेंस कहूंगा दादा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए नहीं सहमत हूं, आपके पास 90,000, आप इग्नोनिमिटी से ज्यादा, एक सोल्जर का ऑक्यूपेशनल हजार्ड है डेथ, वो भी शहीद वाला। फिर ये बहाना कि इसने मरवा दिया, उसने मरवा, आपने कहा ठीक है धोखा मिल गया हमें। हमारे क्या 1965 में जो हमारे चाइना के वॉर हुआ तो उनको नहीं, लोगों को धोखा मिला, बहुत बेचारे सोल्जर्स को धोखा मिला, सरेंडर नहीं किया, लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, डंडे और चाकुओं से लड़े बेचारे, लेकिन छोड़े नहीं पोस्ट अपना। चाइना ने भी तो उनको, हमने सरेंडर किया चाइना को? हमने नहीं किया सरेंडर, हम लड़ते रहे, हमारे पास सामान ही खत्म हो गए, जितने भी तो लोग मर गए उसकी वजह से हुआ। कोई अपनी पोस्ट छोड़ करके नहीं जाकर के हाथ डाल दिया। उनको ऑर्डर मिला पीछे हटो तो वो पीछे हटे, लेकिन जिनको ऑर्डर नहीं मिला वो वहीं मर गए, बर्फ में दब गए, उनकी बॉडियां निकाली गई। चाइना की सेना तेजपुर तक पहुंच चुकी थी। हाँ, तेजपुर असम तक, में, करेक्ट, तेजपुर तक। बहुत बड़ी चीज है। तब भेजा गया था, यही मानिक शाह को ही भेजा गया था, क्योंकि उसके पहले वाले जो थे वो संभाल नहीं पा रहे थे, तब आज मानिक शाह को भेजा गया था कि गो एंड टेक ओवर द जनरल कमांड। कॉल, तब हाँ, जनरल कॉल। तब तेजपुर में जाके मानिक शाह ने कहा कि इनफ, नो मोर रिट्रीट, अब जहां हो वहां से आगे बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं जाएंगे, बिकॉज बाकी जो पिछले वाले जनरल साहब थे वो रिट्रीट करते करते यहां तक ला दिए थे। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखिए अगर सोल्जर को ये ऑर्डर मिल रहा है कि तुम पीछे हट जाओ, तो ठीक है, पीछे हटना है तुम अपने, लेकिन सरेंडर करना कि हम लड़ेंगे नहीं, पीछे हटना इज अ डिफरेंट थिंग, कि चलो तुम चले जाते, भाग जाते, जगह छोड़ देते। सरेंडर करना है तो इस बहुत बड़ी बात सरेंडर में इस सरेंडर में भी एक एक कहानी है। वो कहानी ये कि पहुंची थी एक प्लेटून छोटी सी, और बीबीसी ने गलत रिपोर्टिंग कर दी कि एक ब्रिगेड आई है। इससे पाकिस्तान के सारे सोल्जर्स घबरा चुके थे कि पूरी ब्रिगेड आ गई, अब तो लड़ना मुश्किल है। जबकि पाकिस्तान 90,000 था और इंडियन सोल्जर्स 5,000 से ऊपर नहीं थे जिनके सामने सरेंडर हुआ था। दूसरी चीज ये नहीं। ये भी कि इस सरेंडर में जनरल जेफर जेकब का जो वो था, धमकी जो थी, वार्निंग थी, सरेंडर सिर्फ विद ये बात नहीं थी 24 दादा, आवर्स। और आप मुक्ति बाहिनी के रोल को वो नहीं कर सकते, बिकॉज इंडियन आर्मी भले 5 से 6 हजार थी, लेकिन मुक्ति बाहिनी के फॉर्म में उनके पास, जिनको आप रिजर्विस्ट कहना चाहे तो कह लें, रिजर्वेशन फोर्स थी, वो खड़ी थी उनके साथ। जनरल जेफर जेकब ने यही कहा कि हम तुमको मुक्ति बाहिनी से बचा नहीं पाएंगे, ये लोग तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। उन्होंने कभी कहा कि इंडियन आर्मी तुमको मार देगी, उन्होंने कहा मुक्ति बाहिनी से हम तुमको नहीं बचा पाएंगे। तो बिल्कुल पूरी सही, की पूरी, इसीलिए सरेंडर भी होता। अगर इंडिया, सरेंडर विद इन अगर 24 मान आवर्स। लीजिए दादा एक और मिनट, जी प्लीज आप कंटिन्यू बोलिए। कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बोला था सरेंडर विद इन 24 आवर्स और सर्टेन डेथ अवेट्स यू। तो जनरल नियाजी ने इसीलिए सरेंडर किया था। वो बहादुर सैनिक थे, मैं उनकी इज्जत करता नहीं, हूँ, मैं ये बहादुर कह जंग। रहा हूं कि अगर बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान के साथ होती तो सरेंडर, आप ना दुनिया, अफगानिस्तान को जीती अमेरिका ने। नहीं कर अगर सकते जनता सही। आपके साथ नहीं, आपकी कैजुअलिटी होती, इंडियन फोर्सेस को वापस आना पड़ता, इंडियन फोर्सेस वहां रह ही नहीं पाती, चाहे इंडिया अपनी पूरी फ्लैंक भेज देता। आप राइट, जनता से नहीं लड़ सकते, लेकिन राइट, चूंकि जनता साथ नहीं थी, और ये बात उनको पता था कि जो इन्होंने एट्रोसिटीज हिंदुओं को मारा, हिंदुओं की औरतों को मारा, हालांकि ये बात नहीं रिपोर्ट होती है, लेकिन फैक्ट इनका सबसे पहला टारगेट हिंदू माइनॉरिटी बना था, और बिहारी हिंदू, और इसको उन्होंने चुन चुन के मारा, उनकी राइट, औरतों को बलात्कार किया, और उसके बाद इन्होंने बंगाली औरतों को मारा। उन्होंने कहा कि हम इतने बच्चे पैदा कराएंगे कि ये पंजाबी हो जाएंगे। इस तरीके का माइंडसेट लेकर के तुम जाओगे और जनता तुम्हारे साथ खड़ी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही, जनता ने खड़ा बिल्कुल कर, सही। जनता ने इनको ये, जेएफआर जैकब ने यही बोला कि तुमको बचाने की गारंटी सिर्फ ये होगी कि इंडियन आर्मी तुम्हारे साथ चलेगी, तभी तुम बचोगे, वरना तुम अपने में, ये अपनी जान बचाने के लिए, ये वरना इनको लिंच किया जाता। राइट,
राइट, बिल्कुल सही। इनको लिंच किया जाता। इसी लिंचिंग से बचने के लिए जनरल नियाजी ने सरेंडर किया था, और जनरल नियाजी का सरेंडर, वो जो बहादुरी वाला सरेंडर था, मैं उन्हें कायरता नहीं मानता, पाकिस्तान कायर मानता है, मैं नहीं मानता, लेकिन ठीक है, जो भी है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।